Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Bushra Bibi, lecturer in physics. I hope that all of you are fine and safe at your home. Today we will start our next chapter, chapter number 6, and that is chapter name is fluid dynamic. And fluid, what is fluid? A substance that can flow is called fluid. जब कोई चीज़ फ्लो करती है हम उसे क्या कहते हैं, फ्लूइड. जैसे आप देखें दैट इज लिक्विड एंड गैसेस. यू नो लिक्विड एंड गैस क्या करते हैं, फ्लो करते हैं. टाइप्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनामिक. जैसे कि आप लोगों को पता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक, बहुत दफ़ा क्लास में डिस्कस हो चुका है. स्टैटिक टर्म यूज़ होती है फॉर रेस्ट, डायनामिक इसके लिए यूज़ होता है फॉर मोशन. तो फ्लूइड स्टैटिक क्या है हमारे पास, द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज नोन एज फ्लूइड स्टैटिक. इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन फर्स्ट एंड थर्ड लॉ. एंड यू नो व्हाट इज फर्स्ट एंड थर्ड लॉ. फर्स्ट लॉ क्या था, न्यूटन आप लोग पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल से. फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसमें क्या था, बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करती. अगर तो वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहती है, और अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव करेगी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. इसी तरह थर्ड लॉ हमारे पास क्या था, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन. तो ये उस बेस पे हमारे पास आते हैं फ्लूइड स्टैटिक. फ्लूइड डायनामिक क्या है, जैसे कि अभी हमने बात की, डायनामिक इसलिए यूज होता है फॉर मोशन. तो द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज नोन एज फ्लूइड डायनामिक. The study of fluid in motion is relatively complicated, but analysis can be simplified by the use of Newton laws and conservation of mass and conservation of energy. अब ये conservation of mass and energy भी बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुका है और आप लोगों को डिटेल से ये क्लियर है. जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, जब हम इसकी बात करते हैं तो हम आइंस्टाइन का रिलेशन लेते हैं, E इज इक्वल टू mc². मतलब एनर्जी मैस में कन्वर्ट होती है, मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिस बेस पे हम उसे कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मैस का रिलेशन है. ठीक है, जिसमें आप लोगों के पास जैसे आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन के प्रोसेस आ जाते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि एक हैवी न्यूक्लियस स्मॉल न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है, किसमें, न्यूक्लियर फ्यूजन में. और जब हम फ्यूजन की बात करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो उसमें क्या होता है, टू स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस देते हैं. तो इस तरह से जो मैस है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी जो है वो मैस में. तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो मैस है वो क्या होता है, कंजर्व. तो यहाँ पे जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या करेगा, गिव अस द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. वो किस बेस पे हमें मिलती है, कंजर्वेशन ऑफ मैस. इसी तरह से हमारे पास आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी क्या है, कंजर्वेशन की जब हम उसकी बात करते हैं, मैंने आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस बताई थी सब स्टूडेंट्स को. मैंने आपको कहा था इसको अच्छी तरीके से याद रख लें. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, आर इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल, आर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो, आर इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, तो या आप ये भी कह सकते हैं एनर्जी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ये सारी डेफिनेशंस 4-5 जो मैंने कही थी, आप इनको याद रखें कि जब भी कंजर्वेशन का लफ्ज़ आएगा तो हम क्या कहेंगे, अगर तो वो एनर्जी के बारे में हम कहेंगे टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, मैस की बात हो या मोमेंटम की हो, जहाँ पे भी कंजर्वेशन का लफ्ज़ आएगा तो हम क्या कहते हैं कि टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, आर इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, आर इक्वल टू ज़ीरो एक्सेट्रा. तो ये सारे, तो यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ द बेसिस ऑफ बर्नौलीज़ थ्योरम. जो हम बर्नौलीज़ थ्योरम आगे मिलेगा वो किस बेस पे मिलेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेस पे. वो सारा हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो फ्लूइड आगे जो फ्लो करेगा इसी बेस पे या आएगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज़. मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों थ्योरम जो आएंगे. ठीक है, जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे. अभी जो हमारा नेक्स्ट है वो है विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ. अब जब हम विस्कोसिटी की बात करते हैं, ये एक रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है. अब रेजिस्टिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, मतलब रेजिस्टेंस जो है आपको पता है कि जब कोई चीज़ होती है, रेजिस्टिव फोर्स या रेजिस्टिव या अपोजिंग प्रॉपर्टी होती है, रोकने की सलाहियत होती है, जब मतलब रेजिस्ट करना, अपोज करना, रोकना.
जैसे डेली लाइफ में हम कहते हैं कि जो अर्थ है उस पर अगर एक बॉल अगर हम फेंकते हैं, स्मूथ सरफेस है तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कम होती है, बॉल इजीली मूव करती है। इसके मुकाबले में अगर कोई खुरदरी जगह हो, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, बॉल जो है वो स्लोली मूव करेगी, क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स या अपोजिंग फोर्स क्या है, ज़्यादा है। इसी तरह विस्कोसिटी भी हमारे पास एक क्या है, इंटरनल फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड। फ्लूइड को जो चीज़ रोकती है फ्लो करने से वो क्या कहलाती है, विस्कोसिटी। ठीक है, फ्लूइड जो है, फ्लूइड के लिए जो हम रेजिस्टिव प्रॉपर्टी लेते हैं वो क्या कहलाती है, विस्कोसिटी। इसके आगे हम डिटेल देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में। वैसे हम जनरली अगर हम देखें अपनी डेली लाइफ में भी, तो जो फ्लूइड है, जैसे हमारे पास अगर हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं तो वाटर क्या करता है, वाटर इजीली फ्लो करता है एज़ कम्पेयर टू हनी। आपने देखा होगा हनी जो फ्लो करेगा वो स्लो होगी उसकी मोशन, लेकिन जो वाटर होगा वो बहुत तेज़ी से मूव करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ जो हनी है उसकी विस्कोसिटी जो है ज़्यादा है, मतलब उसकी रेजिस्टिव प्रॉपर्टी, उसकी इंटरनल फ्रिक्शनल जो इफेक्ट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो हम ये कह सकते हैं वाटर की विस्कोसिटी लो होती है एज़ कम्पेयर टू हनी। अच्छा जी, इसे विस्कोसिटी मेयर हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ द लिक्विड और अनदर लेयर। ठीक है, मतलब ये जो सब्सटेंस दैट डू नॉट फ्लो इजीली, ये सारा भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर जो हमारे पास फ्लूइड होगा वो इजीली क्या करेगा, फ्लो नहीं करेगा अगर तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। ये इसी पैराग्राफ में यही चीज़ें डिस्कस हो रही होंगे। नेक्स्ट देखें इसकी एग्जांपल में। अच्छा, एक और यहाँ पे विस्कोसिटी के साथ, जैसे इसने कहा ना विस्कस ड्रैग, हमारे पास जो एयर में एक फोर्स होती है, ये तो हमने फ्लूइड की बात की ना, फ्लूइड में जो रेजिस्टिव इफेक्ट होगा, रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होगी अपोजिंग, तो हम उसको विस्कोसिटी कहते हैं। लेकिन एयर में भी एक रेजिस्टिव फोर्स होती है जिसको हम क्या कहते होते हैं, ड्रैग फोर्स, जो कि क्या होती है, अपोजिंग फोर्स होती है। जैसे आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, एक तो आप गाड़ी से जब अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो आपको फील होता है कि हाथ आपका क्या होता है, पीछे की तरफ जाता है, किस वजह से, ड्रैग फोर्स की वजह से, जो कि एयर में मौजूद होती है। इसी तरह से जब बारिश का कतरा गिरता है ज़मीन पे, तो एयर के अंदर जो फोर्स होगी वो भी क्या करेगी, उसके अपोज करेगी। ठीक है, जिसको हम क्या कहते होते हैं, ड्रैग फोर्स। विस्कोसिटी के लिए जो हम कोफिशिएंट लेते हैं वो क्या कहलाता है, ईटा। उसको हम इस तरह से शो करेंगे। ठीक है, सिंबल का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अच्छा, यहाँ पे आपने ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है जिसको हम ईटा से शो करते हैं, इसको आपने ड्राइव कैसे करना है, उसके लिए आपने ये बीच में ये चीज़ें ऐड करनी है। जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -v की। ठीक है, और इसी तरह से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -a एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब आप उसको किस तरह शो करेंगी, f इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/x। यहाँ पे माइनस बार बार मैं वो कर रही हूँ, माइनस साइन किस वजह से है, हमारे पास अपोजिंग फोर्स की वजह से। ठीक है, ये आपने रिलेशन लिखने हैं, क्या लिखना है यहाँ पे, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -v, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -a एंड f इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/x। यहाँ पे आपने ये चीज़ें लिखने के बाद तीनों को कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद ज़रा रिलेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -av डिवाइडेड बाय x। ठीक है, ये आप लोगों ने लिखना है। और जब हम उसमें से ईटा निकालेंगे तो ईटा हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब पहले आप उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा ना, हमने तीन चीज़ें ली, मतलब a लिया, v लिया, एरिया लिया, वेलोसिटी ली और उसका डिस्टेंस लिया। मतलब तीनों रिलेशंस को जब आप कंबाइन करेंगे तो रिलेशन बनेगा f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ab डिवाइडेड बाय x माइनस साइन। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो जो कांस्टेंट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो क्या आ जाएगा, ईटा। तो रिलेशन क्या आ गया, f इज़ इक्वल टू माइनस ईटा ab डिवाइडेड बाय x। और जब हम ईटा निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा fx डिवाइडेड बाय av। यहाँ पे ज़रा आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, fx डिवाइडेड बाय av। ठीक है, तो fx डिवाइडेड बाय av जब हम इसकी यूनिट निकालेंगे
तो यूनिट में क्या आ जाएगा हमारे पास, फोर्स की यूनिट क्या होगी हमारे पास, न्यूटन। इसी तरह से जो एफ एक्स है, एक्स की यूनिट क्या आ जाएगी, डिस्टेंस है मीटर। और ए बी, ए क्या है, एरिया है। एरिया हमारे पास क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो वो कैंसिल होके मीटर मीटर के साथ जब कैंसिल हो जाएगा तो रिलेशन में जब वो कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर इंटू मीटर पर सेकंड। और अगर आप इसको ड्राइव करें तो ये न्यूटन जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ क्या है हमारे पास, फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो न्यूटन किसके इक्वल आ गया, एम ए है। तो एम मैस है, मैस की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। और ए है तो ए हमारे पास क्या आ जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसको जब हम इसके साथ डालेंगे तो हमारे पास फाइनली जो इसकी ये जो यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। और इसकी जब हम डायमेंशन निकालेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया था, डायमेंशन क्या होती है हमारे पास, कैपिटल लेटर्स में होगी। यहाँ पे क्या होगा, किलोग्राम किसकी यूनिट होती है, मैस की होती है, इसलिए हम इसको कैपिटल एम से शो करेंगे। और मीटर किसकी यूनिट है हमारे पास, लेंथ की होती है ना, हम इसको कैपिटल एल से शो करेंगे। और ये जो सेकंड है, सेकंड किसकी होती है, टाइम की, तो इसलिए हम इसको टी से शो करेंगे। लेकिन ये ख्याल रखना है कैपिटल एल। ये हमारे पास फिर इसकी आ जाएगी डायमेंशन, क्या आ जाएगी, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। मतलब हम कह सकते हैं जो किलोग्राम है मैस पर लेंथ पर टाइम। इस तरह से अभी जो हमने डिस्कस किया था ड्रैग फोर्स के बारे में, जो मैंने आपको बताया था, एयर में जो हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स होगी वो क्या कहलाएगी, ड्रैग फोर्स। तो उसकी डेफिनेशन है यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंस अ रिटार्डिंग फोर्स कॉल्ड अ ड्रैग फोर्स, ठीक है। द ड्रैग फोर्स फ्लूइड रेजिस्टेंस इंक्रीज एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज। मतलब जितनी स्पीड से जो मूव करेगा फ्लूइड उसके साथ साथ उसकी जो अपोजिंग फोर्स है वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टोक्स लॉ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहता है स्टोक्स लॉ का पहले ये जो इसके देखें, क्वेश्चन देखें, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा। ये हमारे पास क्या था, 6 पाई ईटा जो अभी हमने डिस्कस की थी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 6 पाई ईटा आर वी। आर किसको शो कर रहा है, डिस्टेंस को, वी वेलोसिटी है, ठीक है। और ईटा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। द ड्रैग फोर्स ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग स्लोली विद द स्पीड वी थ्रू अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज गिवन बाय द स्टोक्स लॉ। मतलब आपने जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको भी आपने अलग-अलग पहले करना है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू velocity v, force is directly proportional to distance r and force is directly proportional to eta, ठीक है। ये तीनों स्टेप्स लिखने के बाद आपने इन तीनों को कंबाइन करना है। तो रिलेशन क्या बनेगा हमारे पास, f is directly proportional to कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लिखेंगे k, मतलब रिलेशन आ जाएगा f इज इक्वल टू k ईटा आर वी। और k जो कांस्टेंट है वो किसके इक्वल है, 6 पाई के, ठीक है। तो रिलेशन इस तरह बन जाएगा, f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो इसका मतलब ये हुआ जो फोर्स है वो किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारे पास क्या है, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, और वी क्या है हमारे पास यहाँ पे, स्पीड है, वेलोसिटी है। इन तीनों के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ये कहते हैं एट वेरी हाई स्पीड द फोर्स इज नो लॉन्गर सिंपली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। मतलब जैसे अभी हमने बात की थी कि जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती है फ्लूइड की, इसी तरह से जो ड्रैग फोर्स है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम इन सब को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, जो फोर्स आएगी ड्रैग फोर्स जिसको कहते हैं, तो जो रिलेशन मिलेगा वो क्या कहलाएगा, स्टोक्स लॉ, ठीक है। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं रेडियस आर, वेलोसिटी वी और ईटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन साथ में ये देखिए ड्रैग फोर्स क्या है, अपोजिंग फोर्स है, तो डायरेक्शन क्या है उसकी, अपोजिट है, ठीक है। दिस इज नोन एज स्टोक्स लॉ, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग इसको स्टडी करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर मुझसे डिस्कस करें। लेकिन आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि इसकी ये जो इक्वेशंस हैं
ये सिंपल इक्वेशन नहीं लिखनी बल्कि आपने ड्राइव करनी है जिस तरह मैंने आपको बताई है। डेरिवेशन बहुत ईजी है, डायरेक्ट मतलब उनके प्रोपोर्शनैलिटी के साइन बीच में आएंगे कि इन चीज़ों पे ये डिपेंड कर रही है, उसके बाद कंबाइन करने के बाद फाइनल रिलेशन लिखना है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखना। चलें ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।